हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, जेपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन करेंगे और ये जो टॉपिक है वो है किस प्रकार मेंस प्रिपरेशन के दौरान एलिमिनेशन और बैलेंस के जो रूल है या जो बैलेंस की पद्धति है उसको कैसे अपनाया जाए ताकि आपका प्रिपरेशन क्या हो ना काफ़ी स्ट्रांग हो। तो इस टॉपिक को लेकर के आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। हालांकि याद रखिएगा, एलिमिनेशन और बैलेंस की जो प्रक्रिया है ये सभी पेपर के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। आज हम लोग पेपर 4 को लेकर के जो है एलिमिनेशन और बैलेंस की प्रक्रिया को देखेंगे और इसी प्रोसेस को आपको क्या करना है, सभी पेपर में एप्लीकेबल करना है। इससे क्या होगा, अगर कोई युवा मान लीजिए कि जेपीएससी का प्रिपरेशन पिछले 1.5 सालों से कर रहा है, अर्थात उन्होंने पीटी का पूरा सेक्शंस कवर अप किया, मेंस का पूरा सेक्शंस कवर अप किया, सारे पोर्शंस पर लेखन किया, तो उनका तो सारा पोर्शंस कंप्लीट है। उनको भी जो है तेज गति से जब रिवीजन करने की आवश्यकता होती है तो इस प्रोसेस को वो लगा सकते हैं कि एलिमिनेशन और बैलेंस कैसे किया जाए। और जिनका इस बार सिलेक्शन हुआ है या जिनका मेंस कंप्लीट नहीं है, उनका इस बार मान लीजिए पीटी हो गया है, तो वो इस एलिमिनेशन और बैलेंस की प्रक्रिया को अपनाते हुए एक मजबूत स्थिति पर खुद को तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन और बैलेंस की प्रक्रिया क्या है और ये कैसे काम करता है। एलिमिनेशन और बैलेंस की प्रक्रिया को अगर जैसे आप इसका जब डेटा बनाएंगे तो दो चीज़ आपके पास होना चाहिए। एक तो पिछले 3 जेपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र आपके पास होने चाहिए जिस पेपर को लेकर के काम कर रहे हैं, अर्थात पेपर 4 को, तो पेपर 4 के तीनों का आपको जेरोक्स कर लेना है। और एक तरफ आपके पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए और पेंसिल या पेन जो कुछ भी हो आप उसे रख लीजिए। और इस दौरान दोनों सेक्शंस को लेकर के क्या करना है, ये दो चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद फिर आप एलिमिनेशन और बैलेंस की प्रक्रिया के तहत उसे मार्किंग या पेंसिल से आप उसे क्या करें, बनाते चले कि ये करना है एलिमिनेशन, इसको क्या करना है, बैलेंस बनाना है। तो इस तरीके से आप एक डेटा बनाइए और उसी डेटा के आधार पर अगले 10 से 15 दिन पर क्या कीजिए, मेहनत कीजिए और टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको एलिमिनेशन और बैलेंस का करना है। सारे पेपर में इसी तरह का करना है। चलिए, अब देखते हैं कि आखिर है क्या एलिमिनेशन और आखिर बैलेंस की क्या प्रक्रिया है, उसको लेकर के डिस्कशन करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो है आपको कहां पहुंचना होगा, सबसे पहले आपको इसका सिलेबस पर आपको एक नजर डालना होगा। याद रखिएगा, जब भी आप मेंस का प्रिपरेशन करें तो पूरा सिलेबस, जिस पेपर का सिलेबस को लेकर के, जिस पेपर का आप तैयारी कर रहे हैं, उस पेपर का सिलेबस आपके दिमाग पर जो है चलते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप तैयारी करेंगे आपको पता होना चाहिए कि मैं किस टॉपिक को लेकर के प्रिपरेशन कर रहा हूं और किस टॉपिक पर मैंने जो है ज्यादा काम किया, किस टॉपिक पर मैंने कम काम किया, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसी टॉपिक को अगर आप देखेंगे, यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला भाग ये है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाले भाग में जब आप देखेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि सारे टॉपिक से जो है लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस प्रकार आपको खुद से ये एक आइडिया बनाना होगा पिछले प्रश्न पत्रों को देखते हुए, ऑब्वियसली, कि कहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहां से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जब आइडिया डेवलप आप कर लेंगे कि हाँ यहाँ से लॉन्ग और यहाँ से शॉर्ट, तो उस हिसाब से आप उस पर क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, उस हिसाब से उसको क्या बनाएंगे ना, उस पर आप नोट्स प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब देखिए कि ऐसे भी अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी को सेक्शंस को देखेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड को अपना सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये हुआ कि किन चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत छोड़ा जा सकता है या उस पर कम काम किया जा सकता है और कुछ चीज़ों को छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोर जो कॉन्सेप्ट है किसी पेपर का, उसे आपको करना पड़ेगा। वो कोर कॉन्सेप्ट और वो बैलेंस के अंतर्गत आता है, अर्थात उसे आपको हर हाल में करना होगा। और कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब आप उस पर रिस्क लेते हुए छोड़ सकते हैं या उसे शॉर्ट क्वेश्चन की तरह उसको क्या कर सकते हैं ना, प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि वो कौन कौन से सेक्शन होने चाहिए। ऐसे सिलेबस को देकर के मैं बात करूं, अभी तक मैंने पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं किया है। ठीक है,
तो देखिए, अगर आप देखेंगे प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, ये वाला पार्ट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसे हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? कोर कॉन्सेप्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको आप हटा नहीं सकते हैं, इसे आपको प्रिपरेशन करना होगा बढ़िया से। इसके डिफरेंट आयाम अर्थात डिफरेंट तरीके जो प्रश्न पूछेगा उसको कर लीजिएगा। साइलेंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी विशेषताओं को पूछा जा रहा है, नम्य है अनम्य है, तो ये पोर्शन कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता है, तो एलिमिनेशन प्रोसेस में आ सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस पे जा सकता है? ये शॉर्ट क्वेश्चंस पे जा सकता है, ठीक है। तो शॉर्ट आया है, ये लॉन्ग आया है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा जैसे आप देखेंगे। लेकिन क्या हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं। ये कहाँ पे आ जाता है ना? कोर कॉन्सेप्ट में, सीसी के अंतर्गत आ जाता है। तो जो कोर कॉन्सेप्ट है उसे सीसी लिख करके उसे महत्वपूर्ण, उसे आप क्या करें, हाईलाइट से हाईलाइट कर दीजिए कि मैं इस सेक्शंस को हर हाल में तैयार करूंगा, इस सेक्शन को छोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये सेक्शन वो कुछ है। और कौन सा सेक्शन हो सकता है? और वो कौन सा सेक्शन हो सकता है? तो क्या फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और ड्यूटीज को छोड़ा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। ये वो पोर्शन है जिसको कभी भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आइए, यूनियन एग्जीक्यूटिव में पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स है। तो देखिए, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के रोल को तो कई बार ये हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन इसको लॉन्ग क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा। बट प्राइम मिनिस्टर के रोल को पूछा गया है और क्या पूछा गया है वो भी मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता के बाद प्रधानमंत्री की जो बदलती हुई भूमिका है उसको लेकर के डिस्कशन करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था और काफी मान लीजिए कि क्या है ना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए क्या पूछा है, ये पूछा है आपका 6 जेपीसी में, विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों का परीक्षण कीजिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन में, चूंकि अगर आप यूनियन गवर्नमेंट में देखेंगे तो प्रेसिडेंट तो ठीक है, लेकिन कार्यों के मामले में जो एग्जीक्यूटिव पावर्स को कंट्रोल करने की जो भूमिका है तो वो कौन है ना, प्राइम मिनिस्टर के अधीन आ जाता है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास वास्तविक शक्तियां होती है, तो वास्तविक शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो वही पूछ रहा है कि जो लिबरलाइजेशन के बाद, जब हमारे 1990s के बाद जो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका और उनके कार्यों में कैसे वृद्धि हो गया, उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन करना है। तो लिबरलाइजेशन से पहले क्या था और लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ है, इस चीज को लेकर के भी पॉइंट डालने का प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि खाली प्रधानमंत्री की शक्तियां और कार्यों को लिख दिया, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया। लेकिन यहाँ वो पूछा नहीं है, यहाँ अप्लाइड तरीके से पूछा गया है कि आफ्टर द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया के बाद क्या कुछ हुआ है, ठीक है। तो पोस्ट से पहले की क्या स्थिति थी उस पर हल्का सा क्या करना है, आपको एक बार अवलोकन करना है, और उसके बाद पोस्ट के बाद जो शक्तियों में परिवर्तन है उसको लेकर के डिस्कशन करना है। क्योंकि ऑब्वियसली पोस्ट लिबरलाइजेशन के बाद प्रधानमंत्री की शक्तियों में क्या हुआ ना, विस्तार हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन लेजिस्लेचर है, ये अगर आप देखेंगे इसमें सारा सेक्शन, अब लोकसभा राज्यसभा के ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस तो पूछ सकता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो लॉ मेकिंग प्रोसेस लॉन्ग में आ जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। पार्लियामेंट कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो ये एक लॉन्ग आध क्वेश्चन इस पे बन सकता है। प्रिविलेज इम्यूनिटीज पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर, क्या क्या प्रिविलेजेस है, रोक है, विशेषताएं है ना, क्या क्या दिया गया है, सुविधाएं क्या दिया गया है, उसको लेकर के पूछा जा रहा है। तो ये चीजें आप कैसे देखेंगे ना, जब आप पीवाईक्यूज का डिस्कशन करेंगे तो कौन सा सेक्शन लॉन्ग में दिया गया और कहां से कैसे प्रश्न निकल करके आ रहा है, तो वो आप जो है क्या कर सकते हैं, उससे आप समझ पाएंगे कि ये सेक्शन लॉन्ग का है, ये सेक्शन शॉर्ट का है। और मॉडल क्वेश्चंस को देख करके भी आपको कुछ मॉडल क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपके दिमाग पर ये काम आएगा कि बैठेगा कि ये सेक्शंस क्या है ना, शॉर्ट का है और यहाँ से लॉन्ग पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ हो गया। उसके बाद यूनियन जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट का जो रोल्स है, पावर्स है, ठीक है। नेचुरल जस्टिस का क्या है, रूल्स ऑफ लॉ क्या है, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म, ये पोर्शन काफी कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन सा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, ये कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, इसे हर हाल में करना होगा, ठीक है। इसके अलग अलग आप 6 से ही अगर आप देखेंगे तो म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत पर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछा गया है और काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट टू बी एलिमिनेट एंड व्हाट टू बी नॉट,
है ना। एंड व्हाट टू बी नॉट का मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है ना, उसे हम लोग क्या रखेंगे ना, बैलेंस। मैंने उसे कहा है बैलेंस कहा है, ठीक है, कि वो आपको बैलेंस रखना है उस चीज को। ऐसा नहीं कि सभी एलिमिनेट कर दिया, चूंकि मात्र 3 ही जेपीएससी हुआ है, इसलिए एलिमिनेशन प्रोसेस में आप सबको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, और एलिमिनेट उसको करना है जो कोर कॉन्सेप्ट से भिन्न हो। कोर कॉन्सेप्ट को किसी भी सूरत में एलिमिनेट नहीं करना है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे पंचायत और म्युनिसिपलिटीज, ये कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, ये एलिमिनेट नहीं हो सकता, इसे हर बार पूछा जा सकता है, इसके कई आयाम है, आयामों को जोड़ करके पूछा जा सकता है। अब आप देखेंगे कि इस पोर्शन से कितने जो है कैसे हर एक जेपीएससी में जो है पूछा गया है, या एक आध अगर इस जेपीएससी में नहीं पूछा तो अगले जेपीएससी में पूछा गया है इस पोर्शन से। आप इस चीज को आप देखेंगे जब हम लोग पीवाईक्यू का क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ये देखिए ये एलिमिनेशन प्रोसेस में आ सकता है, ठीक है, इसका आप तैयारी करेंगे, लेकिन ये एलिमिनेशन प्रोसेस के अंतर्गत इसको आप रख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब से अभी के क्षेत्र में अगर बात करें, जेपीएस झारखंड के क्षेत्र में पेसा अधिनियम लागू किया गया है ना, तो पेसा को लेकर के पूरा डिस्कशन कर लीजिए, शेड्यूल एरियाज लॉ है, ठीक है। चलिए, इसके साथ साथ स्पेशल प्रोविजन टू द रिलेटेड टू रिजर्वेशन ऑफ सीट, ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत रख सकते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखा जाता है, एलिमिनेट नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत। पॉलिटिकल पार्टीज को आप जो है एलिमिनेट और कोर दोनों के बीच में इसको रख सकते हैं, ठीक है। कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंतर्गत रख सकते हैं अब इसको। तो इस तरीके से शॉर्ट लॉन्ग करके आपको एक एलिमिनेशन प्रोसेस बनाना होगा, किस पे लॉन्ग करना है, किस पे शॉर्ट करना है, ठीक है। और पीवाईक्यू का जो है आप जरूर एनालिसिस करिए, उसी से आपको यह अवधारणा जो है डेवलप होगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके स्कोप, मीनिंग, सिग्निफिकेंस, ये लॉन्ग में आ जाता है। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये देखना है कि क्या इससे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा था शायद, तो जहां तक हमें याद आ रहा है। चलिए देखते हैं आगे, जब हम लोग करेंगे तो अपने आप। अब सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये क्या है, जो है इस पर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैबिनेट सेक्रेटरीज, हालांकि सेंट्रल सेक्रेटरीट के रोल और इसकी भूमिका हो सकता है इसको लॉन्ग में भी पूछ दे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ की ऑफिस को पूछ सकता है लॉन्ग में। प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस कमीशन शॉर्ट में पूछा जा सकता है। स्टेट सेक्रेटरीट को लेकर के या चीफ सेक्रेटरीट को लेकर के पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यहाँ से एक आध प्रश्न निकल सकता है जो लॉन्ग हो, है ना। जुडिशरी, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी ऑन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुडिशरी को सेपरेट किया गया, कैसे कलेक्टर के रोल में भूमिका में कमी आई है, अर्थात ब्रिटिश काल के दौरान और स्वतंत्रता के दौरान और अभी के संदर्भ में किस प्रकार जो चेंजिंग हुआ है उसको लेकर के यहाँ डिस्कशन किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, यूनियन पर, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा शायद गया था, भर्ती की प्रक्रिया के नियम क्या है ना। तो ये चीज आपको मिलाना पड़ेगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है। हालांकि आप देखिए, एम्प्लॉयज, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी, ये क्या शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के तरीके से आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी, इससे भी पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। पब्लिक का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है ये सेक्शन। ब्यूरोक्रेसी तो आप हर हाल में छोड़ नहीं सकते हैं, इसके थ्योरीज को आपको पढ़ना होगा। ओरिजिन, इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में इसका रोल क्या है, और उसके बाद जो नेक्सस है, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलिस्ट, तो ये क्या है ना, शॉर्ट क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक नया टॉपिक आप कह सकते हैं, वर्ल्ड वार के बाद जब जो बन करके आया उससे हम लोग डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखते हैं, तो इसको तो करना पड़ेगा, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। चलिए, अब गुड गवर्नेंस में भी इसी तरह का है, जो बहुत सारा आपको शॉर्ट है, बहुत सारा आपको क्या मिलेगा, लॉन्ग है। गुड गवर्नेंस का मीनिंग क्या है, गुड गवर्नेंस के मेन फीचर्स क्या है, लॉन्ग में आ जाएंगे। वहीं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, आप इसको शॉर्ट में पढ़िएगा। ऑनेस्टी क्या होता है, शॉर्ट में। क्विक डिलीवरी, रिड्रेसेबल मैकेनिज्म जो है वो क्या होगा, शॉर्ट में होगा। लोकपाल, लोकायुक्त, लॉन्ग पे चले जाएंगे। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसे आप भी देखेंगे कि लॉन्ग शॉर्ट के बीच में रख सकते हैं। सिटीजन चार्टर्स भी आप इसे लॉन्ग शॉर्ट में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नियम से कुछ है, उसके मैशनरीज, कैसे वो मेजर्स होता है, राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू, कैसे प्रश्न पूछा गया ये चारों एक्ट से या पांचों एक्ट से, इसको लेकर भी हम लोग पीवाईक्यू करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब ह्यूमन राइट्स का तो एक ही टॉपिक है, तो इस टॉपिक को तो कंप्लीट करना है और इसे हटाना नहीं है, कोर्स
कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस में भी कुछ सेक्शन कोर कॉन्सेप्ट में है, कुछ कॉन्सेप्ट को आप एलिमिनेशन कर सकते हैं, है ना, किया जा सकता है। तो कौन सा एलिमिनेशन किया जा सकता है, कौन सा कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है, इसे आपको पीवाईक्यूज के अंतर्गत देख करके करना पड़ेगा, उससे एक आइडिया लेना पड़ेगा। बहुत चूंकि 3 जेपीएससी में आइडिया तो बहुत कम निकल करके आएंगे, लेकिन जितना आएगा कुछ चीज़ों को आपको बनाना पड़ेगा कि ये मैंने कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखा और इसे शॉर्ट में रखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है एक एलिमिनेशन और बैलेंस, एक तरफ एलिमिनेशन भी करेंगे लेकिन कोर कॉन्सेप्ट के तहत उसे आप बैलेंस भी करेंगे अपने सब्जेक्ट मैटर, अपने सब्जेक्ट को, विषय को, और उस पर क्या करेंगे, लेखन करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ये तो आपको समझ में आ गया, मैंने बिना प्रश्न के ही आपको एलिमिनेशन प्रोसेस बनाया। अब आप प्रश्न देख करके उस एलिमिनेशन को मिलाइए कि कहाँ तक जो है हमने आपको जो बताया वो सही हो रहा है और कहाँ तक जो है वो भिन्न अर्थ में जा रहा है। चलिए ये देखिए 6th जेपीएससी का जो प्रश्न है, ठीक है, 6th जेपीएससी के पहले मैं आपको पॉलिटी सेक्शंस दिखाता हूँ। ये पॉलिटी सेक्शंस है, ठीक है, 6th जेपीएससी का प्रश्न है और पॉलिटी वाला सेक्शंस है। इसमें इसमें जो पूछा गया है, लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको देखते हैं। क्या पूछा गया है, भारत में मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है, ठीक है। और क्या आप सहमत हैं, आपके उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। सीधी सी बात है, कहा जा रहा है कि भारत में जो है मूल अधिकार तो फंडामेंटल राइट या किसी भी अधिकार को जो है, मानव अधिकार को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वहीं कर्तव्यों की अगर बात करें तो कर्तव्यों पर उतना जोर नहीं दिया जा सकता है। मूल अधिकार के लिए आप कोर्ट भी जा सकते हैं, क्या कर्तव्य के लिए कोर्ट जाया जा सकता है कि नहीं जाया जा सकता है, ये बात समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप मूल अधिकार जो है कर्तव्य से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कैसे किस पॉइंट को आपको जोड़ना है। तो देखिए ये कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत पूछा गया है, आप समझ पा रहे हैं, ये कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है, इसे पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, विशेषकर उदारीकरण के बाद दौर में प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों की समीक्षा कीजिए, परीक्षण कीजिए। देखिए ये पूछा गया आपका कहाँ से, ये पूछा गया आपका फंडामेंटल राइट वाले सेक्शन से, और अब ये पूछा गया आपका स्टेट जो यूनियन जुडिशरी, सॉरी यूनियन जो यूनियन वाले जो पार्ट है ना, वहाँ से पूछा गया है ना, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट से जो है ये पूछा गया। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री की शक्तियों को पूछा गया, यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर के विवेचना नहीं, प्रधानमंत्री को शक्तियों को लेकर के उदारीकरण के बाद कैसे बदलाव आया वो पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, कहीं पर भी आपको आगे लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लोकसभा राज्यसभा ये नहीं मिला, ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। चलिए आगे आइए, 73rd एंड 74th संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यकरण में जीवन को अनुप्रेरित कर दिया, आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव इन्फ्यूज्ड लाइफ इन द वर्किंग ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। तो कैसे जो 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए, और इसने जीवन को क्या कर दिया ना, प्रेरित कर दिया, कैसे बदलाव को लाया, उसको लेकर के यहाँ पर क्या करना, आलोचनात्मक विवरण करना है, क्रिटिकली एनालिसिस करना है, ठीक है। तो देखिए पंचायत वाला और मुंशी वाला सेक्शन जो है क्या ना, कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत रखा है, जो मैंने आपको भी कहा है कि इसे हटाया नहीं जा सकता है। अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे पूरे प्रेम्बल से लेकर के पंचायत वाले सेक्शन तक जो है 3 क्वेश्चन चूज किया गया, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन को लेकर के। देखिए जनहित मुकदमों की अवधारणा, पीआईएल की अवधारणा को, तो पीआईएल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया। 2 क्वेश्चन, संविधान में समानता के आधार की गारंटी है ना, तो संविधान में समानता की इक्वालिटी को लेकर के पूछा जा रहा है, राइट टू इक्वालिटी, तो ये किस पर है, फंडामेंटल राइट्स का ही है सेक्शन पर, इसको किस में पूछा गया है, इसको पूछा गया शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को मिला करके आपको करना है कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, पॉविड में आ जाइए। पॉविड वाले सेक्शन में क्या पूछा गया है, पॉविड और गुड गवर्नेंस में वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ और महत्व को मैंने आपको कहा था कि स्कोप सिग्निफिकेंस वाला पार्ट किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता है। और लोक प्रशासन की भूमिका अगर आप देखेंगे
चेंजिंग नेचर अगर था तो वर्ल्ड वार के बाद जो है काफ़ी उदारी लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद जो है क्या है ना, चेंजिंग हुआ, लोक प्रशासन की भूमिका में बदलाव आया है। तो वो भूमिका को लेकर के प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो लोक प्रशासन का अर्थ और महत्व को लेकर के क्या करना है, डिस्कशन करना है। चलिए, कैसे सूचना अधिकार नियम 2005 में प्रशासन के पारदर्शिता के इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? यदि नहीं तो इसके कारणों को चिन्हित करते हुए आगे के मार्ग के लिए सुझाव दीजिए। क्या राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ जो लाया गया 2005 में, इसने प्रशासन में पारदर्शिता ला दिया है? क्या इससे प्रशासन में बहुत हद तक पारदर्शिता आ गया है? तो ऑब्वियसली इसका उत्तर होगा नहीं। तो अगर नहीं है तो आपको सुझाव देना है कि आप क्या क्या सुझाव दे सकते हैं इसके मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। तो देखिए कैसे यहाँ पर जो लॉज है, लॉज में से कैसे सूचना के अधिकार के तहत पूछा गया है। समझ पा रहे कि कैसे इसको अप्लाइड बना दिया गया, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है कि आपको राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ के बारे में बात करनी है। कह रहा है कि कैसे इसने इच्छित लक्ष्य को अगर प्राप्त किया, अगर नहीं तो उस पर आपको बताना है। अब देखिए कैसे शॉर्ट में 2 बना दिया गया। फाइनेंस कमीशन को शॉर्ट बनाया गया। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी की भूमिका मैंने आपको कहा था, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, इन दोनों को बनाएंगे तब आपका एक होगा क्वेश्चन। बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ एक ही प्रश्न पूछा गया लॉन्ग पोर्शन वाले। तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि कैसे लॉन्ग और शॉर्ट जो है बनाया गया है। भारत में आपदा प्रबंधन तंत्र के संगठन और कार्यक्रम का आलोचनात्मक विवेचन कीजिए। देखिए डायरेक्ट ये नहीं कहा कि आपदा तंत्र के बारे में डिस्कशन करना है, कह रहा है भारत में जो आपदा तंत्र है उसका ऑर्गेनाइजेशन और उसका जो कार्यक्रम कैसे काम करता है, वर्किंग प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन जो मशीनरी है उसको क्या करना है ना, आलोचनात्मक विवेचन करना है। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट वाले सेक्शन है, इसमें आपदा प्रबंधन कैसे संगठन और इसके प्रोसेस को पूछा है। मिटिगेशन क्या है, लॉन्ग टर्म मेजरमेंट, शॉर्ट टर्म मेजरमेंट जो प्रोसेस है कैसे काम करता है उसको लेकर के यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो ये था आपका साथियों 6 और 6 जेपीएससी का। अब आपको करना है क्या, एक तरफ सिलेबस रखना है और एक तरफ आपको इस प्रश्न को रखते हुए, जेरोक्स रखते हुए आपको क्या करना है, लिखना है कि ये कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत है। अच्छा, सूचना के अधिकार के तहत पूछ दिया है, तो क्या आगे के वर्षों में भी सूचना के अधिकार के तहत पूछा जाएगा? अगर नहीं पूछा गया तो इस वर्ष सूचना के अधिकार से पूछा गया तो ऑब्वियसली दूसरे वर्ष कोई और दूसरा पूछा जाएगा, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो कोर कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट को हटाना नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को देख करके एलिमिनेट और कोर बनाइए और अपने तैयारी को क्या है ना, मजबूत स्थिति में लेकर के जाइए। ठीक है, चलिए अब ये देखिए 7 to 7 अब आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि 7 to 10 में क्या पूछा गया था। ठीक है, चलिए 7 to 10 जेपीएससी को देख लेते हैं। देखिए 7 to 10 जेपीएससी में एक साथ रखा गया था सारे प्रश्नों को, अलग अलग ग्रुपिंग नहीं था, तो अच्छा है। चलिए 7, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के द्वारा प्रदत्त वाणी की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की उभरती हुई प्रकृति एवं क्षेत्र की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। देखिए मैंने आपको कहा था कि फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जा सकता और उसमें एक्सप्रेशन ऑफ जो राइट ऑफ एक्सप्रेशन है उसके विशेषता को लेकर के यहाँ पर क्या है ना, प्रश्न पूछा गया। क्रिटिकली डिफाइंग द एमर्जिंग नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आर्टिकल 19 के अंतर्गत आपको ये बताना है कि जो इसकी जो उभरती हुई और प्रकृति है और इसका क्षेत्र है उसका आलोचनात्मक आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। आर्टिकल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ जो एक्सप्रेशन राइट है या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको, उसकी भूमिका, उसके किस तरह से ये मजबूत हो रहा है, उसके भूमिका को लेकर के आपको क्या करना है, आलोचनात्मक जो है आपको व्याख्या करना है। ठीक है, भारतीय संविधान में एकात्मक तत्वों पर अधिक बल देगा। देखिए यहाँ पर किस भाग से पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्यूचर को लेकर के जो है पूछा गया है कि यूनिटरी है, जबकि संघीय तत्व गौण हो जाते हैं। तो कैसे यूनिटरी हो जाते हैं, तो यूनिटरी पॉइंट्स को आपको देखना, क्या है ना, एक ही सुप्रीम कोर्ट है तो ये हो गया यूनिटरी, ताकतवर बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिटरी क्यों है उसको लेकर के आपको डिस्कशन करना है। और क्या आप सहमत हैं, तो ऑब्वियसली भारतीय संविधान में एकात्मक तत्व पर बल दिया गया है, जबकि इस स्टेट वाले सेक्शन में जो है कम है, लेकिन हमारे यहाँ पर दोनों चीजें मिलकर काम करते हैं, तो ये तर्क दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में क्या भारत को आध्यात्मिक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली
सबल विपक्ष के अभाव में, अगर मान लीजिए कि गठबंधन, जब गठबंधन का अर्थ हो गया जब पार्टी लोग जो है एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो गठबंधन की द्विदलीय नेतृत्व प्रणाली सबल विपक्ष के अभाव में, जब गठबंधन होता है तो उसमें समझौता करके आपस में क्या किया जाता है, सरकार बनाया जाता है, या समझौता करके आप विपक्ष में बैठते हैं। तो उस स्थिति में कुछ आपकी मजबूरी होती है, तो वहां विपक्ष क्या हो जाता है, विपक्ष का क्या होता है, कई बार अभाव होता है। तो क्या भारत को अध्यात्मक शासन व्यवस्था की ओर ले जा रही है? इससे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। तो अगर मान लीजिए कि विपक्ष की भूमिका कम होगा तो क्या इसमें प्रेसिडेंटल रूल की तरफ ये आगे बढ़ रहा है? अगर मान लीजिए कि अभाव रहेगा किसका, ना विपक्ष का, तो फिर सारे फैसले क्या होंगे, ना एक तरफा जाएंगे, इस पर कोई रोक टोक नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, ये एक प्रेसिडेंशियल रूट की ओर आगे बढ़ते चला जाएगा। तो क्या ऐसा हो रहा है, इसको लेकर के आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, चलिए आगे क्या पूछा गया, देखिए संविधान के आपातकालीन प्रबंध। देखिए अब ये इमरजेंसी पावर, इसको क्या किया ना, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स के हिसाब से आपको लिखना है। राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया एक ही पोर्शन से, उधर भी इधर भी, गठबंधन को लेकर के, कोलिशन गवर्नमेंट को लेकर के पूछा गया, और यहाँ पर जो है राजनीतिक दल को लेकर के पूछा गया, और प्रेशर ग्रुप को लेकर के शॉर्ट क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, चलिए विकास प्रशासन एवं प्रशासनिक विकास के मध्य अंतर व्यक्त कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, है ना। ये पूछा गया डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट क्या है और इसके बीच में अंतर क्या है। तो ये विकास प्रशासन और प्रशासनिक विकास में क्या अंतर है, इसको लेकर के डिस्कशन करना है। नीति निर्माण में नौकरशाही की भूमिका, देखिए ये 20 में पूछा गया है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया, महत्वपूर्ण है। जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर की भूमिका, 2 प्रश्न मिलाकर के एक प्रश्न बनाया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि कई बार अगर आप देखेंगे कि इस सेक्शंस को उठाया गया जहां से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, वहीं अगले बार हो सकता है वहां से क्या किया जा रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कौन सा सेक्शन लॉन्ग पूछ रहा है, कौन सा सेक्शन शॉर्ट पूछ रहा है, इस पर काफी कड़ा नजर बना करके रखना है। ठीक है, भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। आपदा प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अगर आप देखेंगे जब कोई डिजास्टर होता है तो सबसे पहले जो काम करता हुआ है लोकल बॉडीज, और लोकल बॉडीज में सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो क्या है ना, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकल बॉडीज तो काम करेगा ही, उससे पहले जो महत्वपूर्ण है राज्य जिले का जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो रहा है उपायुक्त, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा भार होता है और उसे ही आगे आना पड़ता है। तो भारत में आपदा प्रबंधन और तैयारी जिला प्रशासन का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है, सही है। उपयुक्त दृष्टांतों के साथ जो है क्या करना है, इसको चर्चा करना है कि कैसे जिला प्रशासन का जो रोल है वो आपदा प्रबंधन में सबसे अधिक होता है। कहीं भी आपदा होगा तो सबसे पहले जिला पे कॉल होगा, जिला प्रशासन में भी जो है कलेक्टर के पास कॉल होगा। तो जो जिला प्रशासन का जो दायित्व है वो ज्यादा है। बाद में आप देखेंगे कि ये राज्य से जो है सहायता आएगा, फिर केंद्रीय सहायता आएगा, लेकिन वो बाद में, पहले तो जिला प्रशासन की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, क्या आप सहमत हैं कि भारत में मौजूदा संस्थागत ढांचे का कारण सुशासन लागू हुआ है? उत्तर के समर्थन में कारण दीजिए। क्या आप एग्री हैं कि भारत का जो अभी जो स्ट्रक्चर है और इसी मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण ही सुशासन लागू हुआ है? अगर आपको लगता है कि हाँ सुशासन लागू हुआ है, हमारे यहाँ पर बहुत हद तक जो सुशासन लागू है, तो ये मौजूदा संस्थागत ढांचे के कारण है। अगर है तो उसके समर्थन में आपको क्या देना होगा, ना कारण देना होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये गुड गवर्नेंस वाला सेक्शन है और इसके आयाम को समझिए कि कैसे गुड गवर्नेंस में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो ये था आपके 11 to 13 का प्रश्न, सॉरी ये था आपका 7 जेपीएससी का प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे कि 11 to 13 में क्या प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संघवाद में संघ तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों की विवेचना कीजिए। देखिए 2 वर्षों में एक बार 11 to 13 में पूछा गया, क्योंकि इससे पहले अगर आप गौर करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स को 2 बार पूछ दिया। अब उनके पास ऑप्शन, तीसरी बार वो रिपीट उन्होंने नहीं किया, उन्होंने क्या किया, अब जो है सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस को लेकर के उठा दिया। अब उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन और जो इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल रिलेशन उसको लेकर के डिस्कशन करने के लिए कहा गया।
अगले वर्ष इस पर से प्रश्न पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये ऑब्वियसली है कि बहुत कम चांसेस है कि नहीं पूछा जाए, हो सकता है शॉर्ट में पूछ दे। इस तरीके का एक आप डेटा बनाना है आपको एलिमिनेशन। अब वही देखिए, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संविधान ग्रामीण और नगरीय सरकारों को अधिक प्रभावी एवं एकदम, आप देखिए 6 जेपीएससी में सेम प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। वहां कहा गया था लोगों को मजबूत या अनुप्रेरित कर दिया, और यहाँ पूछ बोल रहा है कि नगरीय सरकारों को क्या बना दिया, अधिक प्रभावी और महत्वपूर्ण बना दिया। तो ऑब्वियसली जो लोकल बॉडीज है और जो म्यूनिसिपलिटीज है वो मजबूत होते चले गए हैं, है ना, उनके कार्य और दायित्व बढ़ गए हैं। ठीक है, दोनों एकदम रिपीटेशन है, और इस कैसे प्रश्न बनाए गए हैं इस पर जोर दीजिएगा जरूर, ताकि आपको समझ पाए कि वहां कैसा प्रश्न था यहाँ। हालांकि आप देखेंगे कि दोनों में जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है 73 और 74 अमेंडमेंट्स के द्वारा लोकल और म्यूनिसिपलिटीज जो बने, और उसकी भूमिका ने किस प्रकार लोगों के जीवन और सरकारों को भी क्या बना दिया, मजबूत बना दिया। दोनों को आप मर्ज कर सकते हैं इस प्रकार से। इसके अलावा भारत में नियंत्रक और महालेखक परीक्षक को केंद्रीय और राज्य स्तर पर का वित्तीय नियंत्रक समझा जाता है। उनके पद की भूमिका और प्रासंगिकता के वर्णन कीजिए। देखिए कैसे 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया, कैग को लेकर के पूछा गया है कि कैग जो है ना क्या है, एक जो कैग की भूमिका है वो केंद्र और राज्य सरकार का वित्तीय नियंत्रक, जो खर्चे होते हैं उसके रिपोर्ट कैग के द्वारा जारी किया जाता है, और उस पर कंट्रोलिंग, अगर कैग ना हो तो कैसे पता चलेगा आपने कहाँ खर्च किया। तो ये जो कंट्रोलिंग का मैटर है वो किसके हाथ में, भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की तरफ प्रस्तुत किया जाता है। और उनके पद की भूमिका और प्रासंगिकता क्यों इतना प्रासंगिक है, कैग का रिपोर्ट या उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के ऊपर हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, दोनों पर वो कंट्रोल की भूमिका में रहते हैं ना। एक फाइनेंशियल कंट्रोलर हम कह सकते हैं कि आपने कितना खर्च किया, कहाँ खर्च किया, वो रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे। तो आपको लोगों के पास जब ये रिपोर्ट जाएगा तो पता चलेगा कि यहाँ खर्च हुआ, इस मामले में खर्च हुआ, यहाँ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो भूमिका है कैग के द्वारा निभाया जाता है, तो इसकी प्रासंगिकता पर जोर देना है। अब देखिए निम्नांकित पर टिप्पणी कीजिए। जनहित याचिका की अवधारणा, देखिए 6th में भी यही पूछा गया था, फिर से रिपीट कर दिया गया है, तो रिपीटेड है, रिपीटेड सेक्शंस में इसको डाला गया है। ठीक है, तो रिपीटेड में 2 बार लगभग पूछ दिया गया है। अब फिर से पूछेगा तो 1 वर्ष तो गैप करके ही पूछेगा, फिर से जनहित याचिका की अवधारणा फिर से पूछेगा, तो अब इसे आप एलिमिनेशन प्रोसेस में रख सकते हैं। 74 संविधान संशोधन अधिनियम, देखिए एक ही चीज कितना इंपॉर्टेंट है, ये कोर कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैंने आपको कहा था कि पंचायत और जो लोकल जो ग्रामीण जो संस्थाएं उसको आपको क्या रखना है कोर कॉन्सेप्ट में। तो देखिए 2 प्रश्न पूछ दिया गया, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। वर्तमान भारतीय सरकार के परिदृश्य में प्रधानमंत्री की स्थिति शक्तियां, 6th में भी सेम पूछा गया था, प्रधानमंत्री की स्थितियां शक्तियों को लेकर के आफ्टर लिबरलाइजेशन, है ना, पोस्ट लिबरलाइजेशन। और यहाँ डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि जो वर्तमान भारतीय सरकार के परिदृश्य में अभी जो चल रहा है, आपको प्रधानमंत्री की स्थिति शक्ति और भूमिका का आलोचनात्मक जो है परीक्षण करना है। ठीक है, वहां 2 एरा को लेकर के पूछा गया था कि कैसे लिबरलाइजेशन के बाद स्थितियां बदल दी, और यहां पूछा जा रहा है कि वर्तमान परिदृश्य के संबंध में बताइए, जो अभी का जो गवर्नमेंट चल रहा है उसके संबंध में आपको बताना है, उसके पॉइंट्स को लिखते हुए आपको दिखाना है कि कैसे इनकी शक्तियां जो है काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया प्रधानमंत्री के 2 प्रश्न आप देख पा रहे हैं, 1 वर्ष पूछा गया, 1 वर्ष नहीं, अब दूसरे वर्ष पूछा गया प्रधानमंत्री की स्थिति। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे ये स्टेट एग्जीक्यूटिव में कहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रेसिडेंट को लेकर के नहीं पूछा जा रहा है, चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को लेकर के पूछा जा रहा है। समझ पा रहे लॉन्ग क्वेश्चन कहां से बन रहा है। भारत में वित्त आयोग के अभ्युदय और प्रासंगिकता तथा केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का साझा करने के कारणों की विवेचना कीजिए। कैसे वित्त आयोग उभर करके फाइनेंस कमीशन की हिस्ट्री को लेकर के डिस्कशन करना है, एंड रीजन फॉर शेयरिंग, है ना, और जो संसाधनों का साझा करने के कारणों की विवेचना करना है। संसाधनों का साझा करने के जो कारण है, क्यों साझा किए जाते हैं, उसको लेकर साझा किए जाते हैं, क्योंकि दोनों के पास जो है संसाधनों का लाभ होना चाहिए, तभी तो डेवलपमेंट होगा। तो इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया। ठीक है, फाइनेंस कमीशन को लेकर के। चलिए अब देखिए आगे, भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए उन्मूलन हेतु सरकारी प्रयासों की सफलता और असफलता के लिए आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये पूछा गया जो लॉ है ना, लॉ जैसे राइट टू सर्विस एक्ट, राइट टू आप जो 4 लॉ है वुमेन अगेंस्ट में जो लॉ है उससे संदर्भ है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछा है। इसे अप्लाइड महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा जो निवारण एक्ट है, उस एक्ट के अंतर्गत इससे पूछा गया है कि भारत में जो महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकना उन्मूलन हेतु सरकारों की सफलता और असफलता, क्या सरकार सफल है
उसको लेकर के डिस्कशन करना, और कितना हद तक सफल है और कितना हद तक असफल है, इसको लेकर के कोई केस स्टडी अगर आप दे पाते हैं यहाँ पर, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत मार्क्स आपको दे सकता है, क्योंकि ये एक कह सकते हैं कि डायनामिक क्वेश्चन है, तो ज्वलंत मुद्दा है महिलाओं को लेकर के, ठीक है। तो इसमें ये मुद्दा हमेशा चर्चा में रहता है, और इस पर आप कोई केस स्टडी देकर के अगर उसे आप समझा पाते तो बिल्कुल बहुत अच्छा होगा। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्य और विशेषज्ञ मध्य संबंधों और आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। देखिए, सोचा गया था कि शॉर्ट में पूछेगा, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग में पूछा गया, हालांकि शॉर्ट में भी इससे पूछा गया है। तो भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सामान्य और विशेषज्ञ मध्य संबंधों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना। सामान्य और स्पेशलाइजेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सॉरी ऑफिसर्स है, कुछ सामान्यज्ञ हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं, उनके मध्य जो संबंध है उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। अच्छा प्रश्न है और इस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरलाइजेशन वर्सेस स्पेशलाइजेशन को लेकर के पूछा गया ब्यूरोक्रेसी के अंतर्गत, ठीक है। तो इस तरीके से साथियों एक आप क्या बना सकते हैं, एक डेटा बना सकते हैं, एलिमिनेशन, कोर कॉन्सेप्ट और रिपीटेशन, इन तीनों को लेकर के ध्यान में रखिएगा। सिक्स्थ में जो चीज था आपने देखा वो कहाँ रिपीट हुआ, 11 to 13 में रिपीट हुआ। तो रिपीट में भी विच सेक्शन से रिपीटेड, देखिएगा कि कोर कॉन्सेप्ट ज्यादा रिपीट कर रहा है। तो कोर कॉन्सेप्ट की तैयारी तो आप कर ही रहे हैं, अच्छा है कि आपको यहाँ पर अलग अलग आयाम के प्रश्न मिल रहे हैं, तो उसको भी आपको कंप्लीट करना है। और कौन सा सेक्शन एलिमिनेशन करना है, ये आपको दिख जाएगा कि ये सेक्शन जो एलिमिनेट है, इस पर प्रश्न कम पूछा गया। आपने देखा कि क्विक डिलीवरी, रिड्रेसल मैकेनिज्म, इस सब पर जो है ज्यादा जो है प्रश्न नहीं पूछा गया पिछले 3 जेपीएससी मेंस में। उसको आप किस सेक्शन में रख सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में रख सकते हैं, या आप उसको एलिमिनेशन प्रोसेस में रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके कुछ टॉपिक्स को आपको एलिमिनेशन और कुछ टॉपिक को कोर कॉन्सेप्ट में रख करके तैयारी करिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा और जो है आपकी तैयारी मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। जितना ज्यादा टॉपिक कोर कॉन्सेप्ट में डालेंगे, देखते हुए पिछले वर्षों के पीवाई की उसको देखते हुए, उतना ही ज्यादा आपकी तैयारी और मजबूत होगी। आई होप साथियों कि ये वीडियो आपके मेंस प्रिपरेशन को जो है और मजबूत बनाएगा और एक दिशा देने का प्रयास करेगा कि कैसे आप मेंस को प्रिपरेशन करें, कैसे आप नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के समय में एलिमिनेशन और बैलेंस रूल और रिपीटेशन रूल को अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं आपके कई और चीज़ों के लिए, और साथ में ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे कितना मार्क्स लाना है, तीनों मेंस में जो सिलेक्शन हुआ कितने कितने मार्क्स पर सिलेक्शन हुआ, जिससे आपको यह ज्ञात हो कि आपके लेखन में कितना जो है कितना आपको मजबूत लेखन करना है कि आपको इतना मार्क्स आए और आपका सिलेक्शन हो। उसको लेकर के जल्दी आपके सामने वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।